ओके, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग का इंस्टीट्यूट डिसाइड किया कि एमसीक्यू का पेपर जो होता है वो भी बच्चा लोग को दे दिया जाए. वी हैव गॉट द हार्ड कॉपी ऑफ अ पर्टिकुलर सेट, जिस सेट का क्वेश्चन पेपर्स ये बताते हैं कि एक बार ये क्वेश्चन पेपर के बारे में तुम लोग को कैसे कैसे पहले एजम्पशन था, उस एजम्पशंस के बेसिस पे तुमने क्या क्या सोचा था. देखो व्हाट इज द रिलेशनशिप, एक बार बोल देते हैं. इफ यू सी द क्वेश्चन पेपर, अगर क्वेश्चन पेपर आप देखिएगा जिससे आप लोग पूरा क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शंस का, हम लोग देख रहे हैं कि सितंबर 24 का टर्म में सीए फाउंडेशन का क्वेश्चन पेपर में 55 क्वेश्चंस आर फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 और चैप्टर 10. इसमें भी टू बी वेरी स्पेसिफिक, चैप्टर 2, 3, 4 जो पहले अपने लोग बोलते थे ना कि डिमांड, चैप्टर 2 इलास्टिसिटी, सप्लाई एक्सेट्रा, प्रोडक्शन कॉस्ट और मार्केट, ये 3 चैप्टर, इसका वेटेज 35 मार्क्स आया, मतलब 35% ऑफ द क्वेश्चंस. तो आप लोग भी जनवरी टर्म के लिए एक्सपेक्ट करते हैं कि दिस में बी द प्रोबेबल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो जनवरी टर्म के लिए नोटिस कर रहे हैं. फाइन. बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चंस अपने लोग देख रहे हैं कि आफ्टर डूइंग दिस चैप्टर 1 to 5 और चैप्टर 10 हम देख रहे हैं कि 55 क्वेश्चंस ऐसे आसान पेपर आया. मोटा मोटी ऐसा ही स्टैंडर्ड आता है अपने इंस्टीट्यूट का, जितने भी अपने लोग स्कैनर में पहले देखे हैं या अभी तो पेपर्स मिलने लग गया. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. स्टूडेंट्स विल गेट ए कंप्लीट एक्सेस टू द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ द प्रीवियस टर्म्स. हम लोग देख रहे हैं फ्रॉम द क्वेश्चन सेट, प्लीज सी ऑन द स्क्रीन. आप लोग देखो एक बार ऑन द स्क्रीन, हम लोग का फर्स्ट पेज में देयर इज नो क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ माइक्रो. सेकेंड पेज में वी हैव फ्रॉम द स्टार्टिंग क्वेश्चन, प्लीज सी. ये जो क्वेश्चन है इसमें आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, इस पेज का 7 and question number 9 and 10, these 5 questions are from business cycle chapter 5 का. तो हम लोग इस पेपर में जैसे ऑर्डर से है इस ऑर्डर से अपने लोग देखते चल रहे हैं. प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 5. बिजनेस whose fortune is closely linked to the rate of economic growth is referred to as, मतलब बेसिक डेफिनेशन से दिया. द आंसर इज साइक्लिकल बिजनेस. ये साइक्लिकल बिजनेस इज द आंसर. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट टर्म, ड्यूरिंग 6 नंबर क्वेश्चन देखो. ड्यूरिंग व्हाट टाइम द प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स एंड आर्म्स एक्सेट्रा इंक्रीज एंड मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री आर डाइवर्टेड फॉर देयर प्रोडक्शन. ये क्वेश्चन ना माने ऑल्दो इट्स फ्रॉम द बिजनेस साइकिल, अगर कोई बच्चा बिजनेस साइकिल नहीं भी पढ़ेगा तो कॉमन सेंस भी आंसर दे देगा. वो अच्छा, पोस्ट वार, ऑब्वियसली वार के बाद तो तोड़फोड़ हो चुका है तो ये नहीं होगा. प्री वार, अरे वार शुरू ही नहीं हुआ तो कहां से रिसोर्स डाइवर्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली इट्स द वार केस, नॉट ड्यूरिंग डेफिनेटली पीस टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. इन रिकवरी फेज ऑफ बिजनेस साइकिल्स द प्रोसेस ऑफ रिवर्सल इज इनिशियली फेल्ट इन द, दिस यू हैव बीन नोटिसिंग कि हम लोग ये क्लास वर्क कॉपी में भी लिखा के रखे थे अपने चैप्टर 5 का, जो लोग सितंबर वाला टर्म के लिए दिया है. किंतु जो लोग अभी नेक्स्ट टर्म पे देखेगा, ये नवनीत सर मस्ट हैव बीन टेलिंग कि इन द रिकवरी फेज ऑफ बिजनेस साइकिल द प्रोसेस ऑफ रिवर्सल इज इनिशियली फेल्ट इन द लेबर मार्केट. दैट इज द पॉइंट. नेक्स्ट कम्स 8 नंबर इज नॉट फ्रॉम द portion of business cycles, yeah, from the micro, it's from the different part that Navneet sir will be doing. Please see question number 9 and 10, the next page. When there is a fall in the levels of investment and employment, producers do not instantaneously recognize the pulse of the economy. What is indicated by this situation? Obviously agar when there is a fall in the level of investment and employment, मतलब investment employment fall कर रहा है, तो it's a case of contraction starting. There is a case of contraction starting, मतलब fall कर रहा है employment. Next is, what is the term for the lowest point of economic activity in a business cycle? Very easy, और पढ़ने का भी दरकार नहीं. It's trough and depression. Now we go to the next page. To be noted, page number 5 में there is no part of microeconomics का question. We now come into पेज नंबर 6. ऑल्सो देर इज पेज 6 में आप देख लो, यहां भी कोई माइक्रो का पेपर का क्वेश्चंस नहीं है. पेज 7 में भी देर इज नो इन दिस पर्टिकुलर सेट, यहां भी कोई माइक्रो का क्वेश्चन पेपर नहीं है. पेज 8 पे भी वी डोंट हैव, ये
You will be getting it later on from Navneet sir if he takes into this type of question paper dealing. इसके बाद अपने लोग पेज 9 पे भी देख रहा है कि इट्स नॉट देयर एनीथिंग. पेज 9 पे भी वी हैव नथिंग. पेज 10 पे भी अप टू वी हैव नथिंग. नेक्स्ट कम्स पेज 10, मतलब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 39. इट वाज एब्सोल्युटली फ्रॉम द सेक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब देखते हैं पेज 11, द नेक्स्ट पेज. यहां से स्टार्ट है मोटा मोटी आपका चैप्टर 10 विच इज द इंडियन इकोनॉमी वाला चैप्टर. प्लीज नोट. देखो एक बार पहला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन. ऑन विच डेट वाज द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस्ड. डेट दिया देखो. इवन द डेट एंड द मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा लोग ये याद रखेगा. 24 जुलाई 1991. ये देखिएगा चैप्टर 10 का मेरा पुराना वाला जो वीडियो है वो वीडियो में इट्स बीइंग नोटिफाइड कि ये डेट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. देयरफॉर दिस डेट्स आर इंपॉर्टेंट. ये वाला डेट न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपने कंट्री में 1991 में कब आया था. जो जनवरी टर्म वाला बच्चे होंगे वो डेफिनेटली दिस के लिए क्या करेगा, दे विल बी गोइंग थ्रू. आई विल बी टेकिंग एन एडिशनल क्लास ऑन चैप्टर 10. लेट नवनीत सर कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स पोर्शन, वो वाला पोर्शन पे. फाइन. Question number 41. It's also a memory-based question. ख्याल करो. On which date was the apex policy-making body, the Planning Commission, replaced by Niti Aayog? It was 1st January 2015. That was the date. It is also to be remembered. Question number 42. 42 वाला question, please see. Which government scheme supports and promotes organic farming as well as improvement of soil health? एक बार नोटिंग करके देखो. चैप्टर 10 वाला जो क्वेश्चंस मोटा मोटी अपने लोग 3 ठो देख रहे हैं. दिस क्वेश्चंस आर ऑल मेमोरी बेस्ड टाइप का. एक्चुअली एंटायर चैप्टर 10 आपको याद रखना है एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो व्हिच गवर्नमेंट स्कीम सपोर्ट्स प्रमोट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग. ये है परंपरागत कृषि विकास योजना. दिस इज द आंसर. ये वाला ऑप्शन डी. Next comes, which initiative aims at the empowerment of MSME, micro, small and medium enterprises? It's Udyami Bharat, ये वाला scheme. These are all basically knowledge-based questions. Knowledge in the sense कि you have to remember these questions. इसलिए chapter 10 का कैसे पढ़ना चाहिए ना, क्लास वर्क नोट कॉपी जो तुम लोग के पास है उसका पूरा थोरो रीडिंग करनी है एक बार. प्लस आफ्टर दिस आपको एंटायर इंस्टीट्यूट का मैट का हर पैराग्राफ, हर छोटा छोटा पैराग्राफ के भीतर से दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस. इसलिए उसको माइन्यूटली गोइंग थ्रू करके रखना है और जो जो पॉइंट्स या इंफॉर्मेटिव जगह मिलेगा वो हाईलाइट करके रखने से बेस्ट होगा. सो दैट बिफोर जस्ट एग्जामिनेशन के 1 घंटा पहले आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो. वो इंपॉर्टेंट क्योंकि उसको याद रखने वाले. इट्स बेसिकली मेमोरी बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर 10 में. ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, रियल एस्टेट, ये भी बहुत ही आसान सवाल था. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन एंड एक्टिविटीज इन इंडिया आर कवर्ड बाय. दीज आर ऑल टर्शियरी सेक्टर. दैट मींस द आंसर इज ओवर योर टर्शियरी सेक्टर. 45 नंबर. Which of the following is a feature of green revolution? Green revolution का feature is use of high yielding variety of seeds and scientific cultivation. एक बार नोटिंग करेगा. Grow more crops by redistributing land to landless people is basically land reforms. It's not green revolution. Use of soil friendly green manure to preserve fertility of soil is organic farming. Diversification to horticulture is agriculture is a risky business. तो वहां से हम लोग diversification कर रहे हैं. Therefore ये 3 पॉइंट नहीं होगा. Therefore it's HIV seeds and scientific cultivation is the feature of a green revolution. Next comes इसके बाद वाला page. It's also from chapter 10. Please see how many questions have been given. Nearly 10 questions have come from chapter 10. That means it's an important weightage. Which of the following is not, please note students, कि यहां पे पूछा not the aim of methanol economy. ये भी chapter 10 का question है. Since we have not done with January batch, तो anyway हम लोग का इसका आंसर है कन्वर्टिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू मेथनॉल इज द आंसर. बाकी सब चीज इज द एम ऑफ द मेथनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम. तो दिस इज नॉट द एम. नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, क्वेश्चन नंबर 47. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल
डेटा एंड एनालिटिक्स प्रोग्राम प्लेटफॉर्म, सॉरी NDAP, ये है ट्रू इन रिलेशन. नंबर बी, टू फैसिलिटेट एंड इंप्रूव एक्सेस टू इंडियन गवर्नमेंट डेटा. इंडियन गवर्नमेंट का डेटा के लिए ये वाला पोर्शन दिया गया. 48 नंबर क्वेश्चन, प्लीज सी. The Indian Development Update report published in November 2022 is published by who publishes this India Development IDU? It's a World Bank publication. Please note, it's a World Bank publication. Come next. What is the full form of DPIIT? इसका be careful. इसमें देखिएगा कि आपका जो करेक्ट है वो है बेसिकली द फोर्थ वन, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. लुक एट ये सी नंबर ऑप्शन कितना क्लोज. बी केयरफुल, द ऑप्शंस आर वेरी क्लोज. एक जगह दिया डायरेक्टरेट और बाकी तीन में दिया देखो डिपार्टमेंट. तो इसका मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड बोला. यहां पे इंटरनेशनल ट्रेड है, यहाँ पे इंटरनल ट्रेड है. इट्स ऑफ इंटरनल ट्रेड. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. द ऑप्शंस आर वेरी क्लोज, इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. मेरे को तो लगता है व्हेन ऑप्शंस बिकम वेरी क्लोज द क्वेश्चन बिकम्स लिटिल टफ. एनीवे, आफ्टर दिस कम्स नेक्स्ट इज पेज नंबर 13 पे हम लोग देख रहे हैं. दिस क्वेश्चंस इन पेज नंबर 13 इज फ्रॉम चैप्टर 1. आप देखो चैप्टर 1 में इस पर्टिकुलर सेट में कैसे दिया, चैप्टर 1 से दिया. From question number 50 to question number 55, ये chapter 1 से दिया these 5 or 6 questions. एक बार नोटिंग करो. In which economy the material means of production, that is factories, capital, mines, etc., owned by the whole community? पढ़ने का दरकार नहीं, state monopoly है. इसका मतलब it's a case of socialist economy. Question number 51, which of the following is related with the total arrangements for the production and distribution of goods and services in a society? It's economic system का basically virtually the definition of economic system. ये question, which is related with the total arrangements for production and distribution of goods and services in a society. Next comes business economics is basically concerned with अप्लाइड इकोनॉमिक्स. कोई बोलेगा सर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों नहीं होगा? क्यों? बिजनेस इकोनॉमिक्स तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी पार्ट होता है, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों ऑप्शन में है, किंतु इट्स अप्लाइड. हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं ना, मेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का जो नॉलेज है वो बिजनेस में अप्लाई करते हैं, इसलिए द करेक्ट आंसर इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स. कम नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53. सपोज द प्राइस इलास्टिसिटी of demand of a firm for its product is 1.2. Please note, यहाँ पे we have entered into chapter 2. यहाँ पे हम लोग chapter 2 में enter कर गया almost. ये वाला क्वेश्चन चैप्टर 2 से दिया, किंतु इसके बाद वाला क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर 1. प्लीज बी नोटिंग दिस आउट. 53 में सपोज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ ए फर्म फॉर इट्स प्रोडक्ट इज -1.2. टू बी नोटेड, यहां पे प्राइस इलास्टिसिटी का वैल्यू दिया -1.2. इसका मतलब अगर आप लोग मॉडी का वैल्यू लिखते तो इट इज 1.2 प्लस वैल्यू लेते, तो ये ग्रेटर देन 1. ग्रेटर देन 1 मतलब 1.2 ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 मतलब दिस इज इलास्टिक. ये इलास्टिक है. तो इलास्टिक का केस में क्वेश्चन में दिया प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड, प्राइस इंक्रीज किया. तो इलास्टिक का केस में आप लोग जानते टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि टोटल रेवेन्यू डिक्रीज करेगा. दैट मींस द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ टोटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट वुड डिक्रीज, क्योंकि इट इज एक्सपेक्टेड कि अगर टोटल रेवेन्यू डिक्रीज करेगा तो प्रॉफिट भी डिक्रीज करने का चांस बनता है, इसलिए बी इज द मोस्ट करेक्ट. देखो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करेगा ये तो हो ही नहीं सकता. ए टोटल रेवेन्यू डिक्रीज बट प्रॉफिट में इंक्रीज, अगर रेवेन्यू फॉल करेगा तो प्रॉफिट में इंक्रीज ये गारंटेडली बोल नहीं सकते. टोटल रेवेन्यू वुड इंक्रीज ये करेक्ट है, बट प्रॉफिट में डिक्रीज ये भी टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करेगा तो इट इज नॉट नेसेसरीली द प्रॉफिट. टोटल रेवेन्यू वुड इंक्रीज ये नहीं हो सकता है, इंक्रीज बोला. देयरफॉर दिस 3 ऑप्शंस कट गया. बी इज मोस्ट करेक्ट. ये एक्चुअली दिया है फ्रॉम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड वाला कंसेप्ट से. Next comes question number 54. Price in capitalist economy is determined by, very easy, its answer is market force for
ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आप लोग डिमांड और सप्लाई का मैकेनिज्म से ही प्राइस डिटरमाइन करते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन एक बार देखते हैं। सारा रन से लेमनेट स्टॉल। हर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स असेसिंग द डिमांड फॉर हर लेमनेट, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, कितना प्राइस चार्ज करेगा पर ग्लास का, एंड मैक्सिमाइजिंग आवर प्रॉफिट विद इन द लिमिटेड स्कोप ऑफ आवर स्मॉल बिजनेस। देखो एब्सोल्युटली सारा का कंसर्न बिजनेस के साथ रिलेटेड। ऑब्वियसली इट्स एन स्टडी ऑफ यूनिट। Which level of economy does Sarah's lemonade stall represents? Obviously it's a case of a micro economy wala concept. Fine, next we go into page number 14 नंबर पेज पे एक बार चेक करते हैं। यहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड इलास्टिसिटी वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। टू बी नोटेड, द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज ₹10 पर यूनिट। एट दिस प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड इज 500 यूनिट्स। मतलब आप लोग अगर आपने लोग देखते हैं कि पहला वाला प्राइस दिया हुआ है, प्राइस इज पहला वाला प्राइस गिवन इज P1 is equal to be noted, P1 is equal to 10. Next point, Q1 is equal to given 500. Q1 is 500. ये काम नहीं कर रहा है। 14. 14 ऊपर हुआ नहीं, ये हो चुका है। 45 आ गया नहीं। क्वेश्चन नंबर 40, पेज 14 13 14 ये प्राइस। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 56 में द प्राइस इज गिवन ₹10, quantity supplied is equal to 500 quantity supplied. Price elasticity of supply ES is given equal to 1.25. At what price, मतलब P2 पूछा गया, at what price the quantity to be supplied would be 20% more. तो न्यू क्वांटिटी कितना होगा देखो, 500 से 20%, 500 का 20% 100 होता है, तो 100 मोड होगा, मतलब न्यू क्वांटिटी इज 600। तो ये अपने लोग अपने इनिशियल फॉर्मूला में अगर पुट करते हैं, इनिशियल फॉर्मूला में प्लीज सी दैट हम लोग जानते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P1 डिवाइडेड बाई Q1। तो ये फॉर्मूला में अगर पुट करते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वैल्यू इज 1.25। तो दिस बिकम्स इक्वल टू 1.25 में अगर पुट करते तो 1.25 इज इक्वल टू डेल्टा Q इज 100 डिवाइडेड बाय डेल्टा P मेरे को पता नहीं, ये कैलकुलेट कर लेंगे, इनटू ओरिजिनल प्राइस था 10 और ओरिजिनल क्वांटिटी था 500। तो हम देख रहे हैं कि ये 100 और 500 कटेगा 5 और 10 कटेगा 2। तो इसका मतलब डेल्टा P का वैल्यू हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1.25। 2 को अगर 1.25 से डिवाइड करें तो इट्स कमिंग इक्वल टू 1.6। दिस इज द चेंज इन प्राइस। तो अगर ओरिजिनल प्राइस 10 रुपीज है, तुम्हारा क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज किया तो न्यू प्राइस भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब 10 के साथ ये ऐड कर देंगे 1.6। तो दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज बी 11.6। 10 प्लस
1.6। क्यों ऐड करनी है? क्योंकि क्वांटिटी सप्लाइड बोल दिया, इंक्रीज किया, तो ऑब्वियसली लॉ ऑफ सप्लाई के मुताबिक प्राइस भी इंक्रीज करेगा, तो इसलिए प्राइस इंक्रीज करेगा, तो 10 के साथ 1.6 ऐड करेगा, तो 11.6 इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पे कोई बोल सकता है सर आर्क मेथड क्यों नहीं यूज किए? आर्क मेथड तभी नहीं यूज करेंगे जब मेरे को चारों वैल्यूज पता चलेगा, किंतु अगर चारों वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू इनकम्प्लीट है, वी हैव टू डेफिनेटली गो फॉर द पॉइंट मेथड वाला फॉर्मूला। कम नेक्स्ट, इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन, प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 57 ऑन द स्क्रीन। Mr. X and Mr. Y are rich rivals, and in a party, Mr. X wears an expensive dress, and on seeing it, Mr. Y, who also has the same dress, decided to reject the use of the same dress further. समझ में आ गया? It's a snobbish effect. That means it's a case of snob effect. We are considering a snob effect relation. ये probably अपने determinants of demand वाला concept से दिया। इस जगह पे तुम लोग को देखना चाहिए कि स्नॉब इफेक्ट कैसा होता है। 58 इफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ गुड इज ग्रेटर देन 1, इनकम इलास्टिसिटी अगर ग्रेटर देन 1, देन इट सजेस्ट दैट द गुड इज ए लग्जरी गुड। ये अपने लोग डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी में लिख के रखे थे। कम नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 59 द डिमांड फंक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट एक्स इन kg is expressed as Q इक्वल टू दिस। डिमांड फंक्शन ये दिया हुआ है, तो अगर डिमांड फंक्शन ये दिया हुआ है तो फट से पहले dq dp कैलकुलेट कर लीजिए डिफरेंशिएशन। जिन लोग का डिफरेंशिएशन हो गया उन लोग को समझ में आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ द डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू -50, दैट इज द वैल्यू ऑफ dq dp। अगर ये तो इलास्टिसिटी का वैल्यू होगा, द प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा dq dp इंटू P1 बाई Q1। यहां पे P1 का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो ये 10 वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो P की जगह अगर 10 पुट करेगा तो देखो Q का वैल्यू आएगा 500, तो इसका मतलब यहां पे -50, P1 का वैल्यू हो गया 10, Q1 का वैल्यू 500, पुट करके कैलकुलेट किए तो वैल्यू इज कमिंग इक्वल टू -1, इट्स कमिंग इक्वल टू -1। किंतु हम लोग को आंसर +1 में देना है क्योंकि दे हैव आस्क्ड प्राइस इलास्टिसिटी। हम लोग बोले हैं कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी बोलेगा तो इट इज -1, अगर खाली प्राइस इलास्टिसिटी बोला तो 1 लिख में आंसर टिक करेगा। कोएफिशिएंट बोलने से नेगेटिव के साथ बोलना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज 1 क्योंकि यहां पे कोएफिशिएंट नहीं बोला। क्वेश्चन नंबर 60 विथ रेस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? गलत है। कौन सा गलत है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टू इंडिफरेंस कर्व्स रिप्रेजेंट्स हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। प्लीज नोट, टू इंडिफरेंस कर्व कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, इसको मतलब दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद वाला कंटिन्यूअस, इसके बाद क्वेश्चन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2, 3, 4 में से। 61 द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ टी इज ₹50। At this price 10 kg of tea is demanded। मतलब पहला प्राइस और पहला क्वांटिटी चाय का दिया हुआ है। If the price of coffee rises, चलो कॉफी आ गया, टी और कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड, क्रॉस इलास्टिसिटी का बात कर रहे हैं। तो प्राइस ऑफ कॉफी राइजेस फ्रॉम 30 to 40, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी राइजेस फ्रॉम इतना केजी से इतना केजी। व्हाट विल बी द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ टी? टी का पूछा बच्चा लोग, ये याद करके रखना है, टी का क्रॉस इलास्टिसिटी पूछा मतलब आप लोग ECT कैलकुलेट करेगा, टी डिनोटिंग T। Please note T denoting T, EC माने क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ T। तो ऑब्वियसली अपने लोग ऊपर में क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज मेजर करेगा चाय का, इसका परसेंटेज चेंज डिवाइडेड बाय प्राइस किसका? कॉफी का, इसका भी परसेंटेज चेंज। तो ये फॉर्मूला यूज करेगा। नाउ हम लोग आर्क मेथड यूज किए थे इसमें, इसी में आर्क इलास्टिसिटी भी था। तो हम लोग दो प्राइस दिया हुआ है, दो क्वांटिटी दिया हुआ है, मतलब आर्क मेथड यूज करना है। आर्क मेथड यूज करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहां पे चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन आंसर में नहीं है। हम लोग का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, अगर 2 प्राइसेस 2 क्वांटिटीज आर गिवन, आर्क मेथड यूज करेगा। अगर कोई ऑप्शन पे मैच कर गया तो दैट इज द करेक्ट आंसर। हम भी पहले आर्क मेथड यूज किए। तो आर्क मेथड यूज करने के बाद हम देख रहे हैं, आफ्टर यूजिंग आर्क मेथड आई एम फाइंडिंग that
no answers are matching, then we revert back to point method. पॉइंट मेथड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. कौन सी फॉर्मूला यूज करेगा पॉइंट मेथड का? ये वाला फॉर्मूला, EC इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P1 डिवाइडेड बाई Q1. ये फॉर्मूला यूज करेगा. कैलकुलेट करके हम लोग देख रहे हैं. यहां पे सब्स्टिट्यूट गुड है तो क्रॉस इलास्टिसिटी का वैल्यू प्लस में आएगा. Therefore, B और D इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया, दोनों ही माइनस है, तो A और C में से कोई एक तो करेक्ट है. द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग दिस फॉर्मूला स्टैंड्स आउट टू बी 1.5. एक बार देख लेते हैं कैसे आया. डेल्टा Q द चेंज इन क्वांटिटी, द परसेंटेज चेंज इन डिमांड. पहले T डिमांड कर रहे थे 10 किलो, बाद में डिमांड कर रहे हैं 15 किलो. द चेंज इज 5 डिवाइडेड बाई चेंज इन प्राइस ऑफ कॉफी. कॉफी का प्राइस राइजेस फ्रॉम 30 to 40, इसका मतलब चेंज इज 10 into P1. P1 is the price of coffee, first price. तो ये 30 था divided by first quantity 10, quantity demanded of T. अगर ये कैलकुलेट करते तो ये फाइंडिंग इट्स कमिंग 0 कटेगा, तो 5 3 15 by 10, तो इट्स कमिंग 1.5 प्लस होगा क्योंकि गुड्स आर सब्स्टिट्यूट. दैट इज आंसर. कम नेक्स्ट 62 number question. If the change in quantity demanded is 60% and the change in advertisement expenditure is 20%, what will be the advertisement elasticity? Formula क्या था? Percentage change in quantity demanded divided by percentage change in advertisement expenditure. तो यहाँ पे quantity demanded का change 60 divided by 20, तो 60 by 20. 3 is the correct option. Option 3 माने A is correct. 63. At higher levels of output, average total cost and average variable cost come closer because the correct option is C. एक बार चेक कर लीजिए. Average fixed cost accounts for relatively smaller percentage of average total cost. Come next, 64. An increase in consumer surplus is likely to occur when? Consumer surplus कब बढ़ेगा? जब price of the good fall करेगा. That means there is a fall in the price of goods. क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस का रिलेशन हमेशा प्राइस के साथ इनवर्स होता है. प्राइस फॉल करेगा, कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा और वाइस वर्सा. 65. Which tool does the ordinal utility approach uses to analyze consumers behavior and is based on consumer preferences? मतलब सीधा बात है, ऑर्डिनल यूटिलिटी कौन सा अप्रोच यूज करते हैं? इंडिफरेंस का एनालिसिस, क्योंकि लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इसका नहीं है, कार्डिनल का है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी न्यूमेरिकल है, कंज्यूमर सरप्लस भी कार्डिनल अप्रोच के ऊपर है. Next question, 66. A firm produces 5 units of output at average fixed cost of ₹4. तो यहां से हमको मिल गया total fixed cost. Total fixed cost is equal to 4 into 5, 20. For production of 10 units of output, तो average fixed cost for producing 10 units is equal to 20 divided by 10 is equal to 2. This is average fixed cost. क्योंकि total fixed cost divided by quantity, यहां पे quantity हो गया 10. Average cost is ₹7 per unit. Average variable cost for producing 10 units. तो average variable cost कितना होगा? Average variable cost का फॉर्मूला है average cost minus average fixed cost. तो यहां पे एवरेज कॉस्ट का वैल्यू दिया हुआ है 7 माइनस एवरेज फिक्स कॉस्ट आया मेरा 2. ये 2 वैल्यू को पुट कर दिया, therefore 7 minus 2, this becomes 5. That means the correct option becomes equal to 5. That is the right answer. 67. How is the production in the economic sense distinguished from non-market activities performed within a household? Within a household मतलब it's done through love and affection. तो how is it different? Because it's exchanged in the market. That is the difference. क्योंकि distinguished from non-market activities performed मतलब production in economic sense मतलब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं प्रॉफिट मोटिव से, हम बेचेंगे, एक्सचेंज इन द मार्केट. दैट इज द राइट ऑप्शन. कम नेक्स्ट 68 और 69 आपको ये टेबल के मुताबिक देना पड़ेगा. पूरा टेबल भर्ती नहीं करना है, क्वेश्चन देख के भर्ती कीजिएगा. What is the marginal product of the second hour of labor? Second hour of labor मतलब you are talking of this particular labor. तो इस labor का marginal product 50 minus 20, 30. That means this is equal to 50 minus 20. ये दोनों total product को minus करेंगे. तो obviously the answer is 30. C 30. Next question, what is the average product for the third hour of labor? इसका average product. तो इसका एवरेज प्रोडक्ट मतलब 90 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू अगेन 30.
That means the next answer is also 30. This is the answer 30. तो एवरेज प्रोडक्ट का वाला फॉर्मूला कैसा निकला? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वर्किंग नंबर ऑफ लेबर, आवर्स ऑफ लेबर. तो ये फॉर्मूला से कैलकुलेट किया. 90/3, 30 इज द आंसर. नेक्स्ट, ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन सीखिएगा. आईसीआई का मैट का भीतर में भी एट द एंड ऑफ द चैप्टर भी दिया हुआ है. कम नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 70. ये कंटिन्यूअसली माइक्रो इकोनॉमिक्स का दिया एंटायर सेट. What term is used to describe costs that remain fixed over a certain range of output but suddenly jump to a new higher level when output goes beyond a given limit? It's stair step. ये वाला आंसर स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट. हम लोग देखेगा ऐसा करके एक डायग्राम बना के एक्सप्लेन किए थे कि एक सर्टेन रेंज में इट रिमेन्स कांस्टेंट, जब ये रेंज क्रॉस किया इट इंक्रीजेस अगेन रिमेन कांस्टेंट, एक रेंज और पार किया इट इंक्रीजेस अगेन रिमेन कांस्टेंट. ऐसे सीढ़ी की तरह देखने में हो रहा है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्टेयर स्टेप. ये एक्चुअली स्टेयर स्टेप का डेफिनेशन दिया. 71. Which of the following expenses is included in cost of production and termed as accounting cost? कौन सा accounting cost है? देखो ए बी सी सभी होगा, किंतु डी में ऑल ऑफ द अबव नहीं दिया. किंतु ए बी सी का अगर आप देखिएंगे तो इट्स गिवन कॉमन कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरल ऑपरेशन ऑफ बिजनेस. दैट मींस wages paid to workers, expenses incurred on research and development, expenses incurred on advertising are general common costs which are incurred by business. Therefore this is termed as the accounting या explicit cost. Come next, 72 नंबर क्वेश्चन. ये क्वेश्चन संक कॉस्ट से दिया. देखिएगा हम इस बार भी माइक्रो इकोनॉमिक्स जिस दिन खत्म किए थे उसका लास्ट क्लास पे अपने लोग एबीटीएफ का मैथ से कुछ पेजेस मार्क कर दिए थे. इट वाज नॉट एक्सीडिंग मोर देन 8 और 10 पेजेस. जो पेजेस मार्क कर दिए थे उसमें एक टर्म था संक कॉस्ट. कोई बोलेगा सर ये आप एबीटीएफ का मैथ से क्यों बोले? क्योंकि अपने लोग का क्लास वर्क कॉपी में ये कंसेप्ट था नहीं, हम लोग नहीं लिखा है. तो इसलिए हम लोग को एबीटीएफ का मैथ से बच्चा लोग को पर्पसली बोले थे कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में यू कैन नॉट टेक रिस्क. ये संक कॉस्ट वाला पेजेस हम पढ़ने बोले थे. आप लोग को जनवरी वाला टर्म में भी हम बता दिए कुछ पेजेस फ्रॉम एबीटीएफ व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव मार्क्ड इट आउट. प्लीज सी द लास्ट क्लास ऑफ द मार्केट जहां पे ये मार्क किया हुआ है. वहां पे हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम लोग देखा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एडवर्टाइजमेंट ये दोनों आर संक कॉस्ट. But look at fuel and power, it's variable cost. Rent is generally fixed cost. Wages is generally variable cost. ये fixed cost भी हो सकता है. तो देखो एक बार ये दोनों variable fixed cost, advertisement भी generally variable cost ही होता है. Research and development, किंतु ये सब खर्चा एक बार अगर हमने incur माने if I have incurred once, then definitely ये और recover नहीं हो सकता. That's why it's termed as sunk cost. मतलब advertisement एक particular प्रोडक्ट के लिए हमने कर चुके हैं वो और रिकवरेबल नहीं है. दैट इज एब्सोल्युटली लॉस्ट. दैट्स व्हाई दैट टाइप ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड संक कॉस्ट. मतलब डूब गया आपका पैसा, सीधा बात है डूब गया. देन ये दोनों को अगर हम 150 और 5 को ऐड करेंगे तो ये जो 155 आएगा दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द संक कॉस्ट. प्लीज रीड दिस थ्योरी. ये थ्योरी पढ़ के जाइएगा. इसका और डिफरेंट टर्म हिस्टोरिकल कॉस्ट था, हो सकता है जनवरी में हिस्टोरिकल कॉस्ट दे दे. फाइन. 73. When does the law of variable proportion or law of diminishing return becomes relevant? बहुत easy. Lollipop. In both short run and long run, obviously, only when all factors are variable. नहीं, ये भी long run हो गया. In the long run नहीं, in the short run. Short run में ये operate करता है. Next question, 74. What is the primary characteristics of decreasing returns to scale? Decreasing returns to scale का primary characteristics क्या होता है? Now it is total output increases at a decreasing rate. That is the primary characteristics. Increases at an increasing rate is basically stage 1. Increasing at a diminishing rate is basically stage 2. And decreasing returns to scale भी बोलते हैं. Output increases at a decreasing rate. Next comes question number 75. If marginal revenue for unit 1 is ₹10, इसका मतलब फर्स्ट यूनिट का मार्जिनल रेवेन्यू हम लोग देख रहे हैं कि 10 दिया हुआ है, सेकंड यूनिट का 5 और थर्ड यूनिट का 3.
तो सबको ऐड कर देंगे 10 प्लस 5 प्लस 3 ये ऐड कर देंगे तो जो इतना आएगा दैट इज द टोटल रेवेन्यू। इसका मतलब टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, ये फॉर्मूला से कैलकुलेट किए मार्जिनल रेवेन्यू का ऐड करने से टोटल रेवेन्यू मिलता है। तो देयरफॉर 18 इज द करेक्ट आंसर। 76 व्हिच मार्केट कवर्स ए वाइडर एरिया, देयरफॉर लोकल नहीं होगा। such as a few adjacent cities or parts of states or a cluster of states बोला regional market, obviously not national or international, local नहीं होगा क्योंकि बोलता है parts of states or cluster of states मतलब कुछ states मिला के, तो therefore it is not local, it is regional. Come next is 77. When should a competitive firm consider shutting down its operation? मतलब just एकदम heading से question पूछा, कब शट डाउन करेंगे? जब प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाएगा, प्राइस इज बिलो द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। 78 द सप्लाई कर्व ऑफ ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इन द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व मार्जिनल कॉस्ट कर्व का एक पोर्शन होता है जो कि एवीसी के ऊपर है, प्लीज रिकॉल। तो ऑब्वियसली इस जगह पे द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, द पोर्शन ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व, द पोर्शन ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व which lies above the minimum point of AVC cost curve. Question number 79. Three major smartphone manufacturers, Alphatech, Beta Mobile and Gamma Gadgets, dominate the smartphone market. 3 seller hai, few sellers, less than 10. These companies are in constant competition for market share and innovation. They are in interdependent, tough competition. Which type? It's definitely oligopoly. Oligopoly is the market. Come next. Question number 80. Again, it's from chapter 4. In Ricardo's view, what does exchange value represents? हम लोग पढ़े थे वैल्यू का दो यूज वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू। तो एक्सचेंज वैल्यू मतलब पावर इन एक्सचेंज ओवर परचेसेबल कमोडिटीज इन जनरल। इसका मतलब द करेक्ट ऑप्शन इज सी, वो कमोडिटी के बदले में तुमको दूसरा कमोडिटी कितना मिल सकता है, वैल्यू इन एक्सचेंज। 81. Talcum powder market is an example of which of the following market? It's basically imperfect oligopoly. Few sellers selling close substitute products. यहां अगर सभी oligopoly दिया, कल्यूसिव तो नहीं होगा, ओपन नहीं होगा, क्लोज नहीं होगा। मतलब क्लोज मतलब ये जो एक तो टर्म है देखेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ oligopoly। हम लोग एक पीडीएफ सेंड किया था एकदम लास्ट में, एक 1 या 2 पेजेस का। दैट पीडीएफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपने लास्ट क्लास करने के बाद मतलब मार्केट का लास्ट क्लास करने के बाद ये पीडीएफ सेंड किया गया है, ग्रुप में है। अगर आप नहीं मिलते हो तो इधर मेरे को बोलो या रूपल दी से बात कीजिए एक बार, प्लीज गो थ्रू दिस पीडीएफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑलिगोपॉली का डेफिनेशन दिया हुआ है, आपको करना पड़ेगा वो वाला पेज। 82. A software company engages in price discrimination for its product. The company identifies different market segments and charges different prices based on perceived differences in willingness to pay. This is possible under, obviously देखो price discrimination मतलब ही ये मोनोपोली में possible है, कोई second thought है नहीं क्वेश्चन पढ़ने का। 83. What happens to the equilibrium price when there is a decrease in supply with no change in demand? Supply अगर decrease करेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस हमेशा इंक्रीज करेगा। इसका मतलब द करेक्ट ऑप्शन इज इक्विलिब्रियम प्राइस गोज अप व्हेन देयर इज ए नो चेंज इन डिमांड। रिकॉल कीजिए ये क्वेश्चन ऐसे करके कोई अगर ग्राफ ड्राइंग कर लिया, ये डिमांड का ये सप्लाई का, तो सब ये था ओरिजिनल प्राइस, अगर सप्लाई डिक्रीज किया तो सप्लाई लेफ्टवर्ड गया, प्लीज सी प्राइस बढ़ गया, दिस इज द न्यू प्राइस, तो ये प्राइस इंक्रीज कर गया। क्वेश्चन नंबर 84 प्लीज सी। 84 में क्या दिया हुआ है? इन द केस ऑफ डिमांड डिक्रीजिंग, डिमांड घट रहा है, डिमांड घटने से अपने लोग जानते हैं जब डिमांड डिक्रीज करता है वी नो प्राइस स्टार्ट्स फॉलिंग, और सप्लाई जब इंक्रीज करता है वी नो प्राइस स्टार्ट्स फॉलिंग। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इंपैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस? प्राइस पक्का गिरेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल्स, दैट इज द इंपैक्ट। नेक्स्ट कम्स 85 से 89, दिस इज द लास्ट पेज, पेज नंबर 20, जिसके ऊपर माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। इसके बाद 2 पेजेस मैक्रो का क्वेश्चन है, तो दिस इज द लास्ट पेज डियर स्टूडेंट्स। 85 नंबर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर्स बोला है, तो आपको देखना पड़ेगा व्हिच फीचर्स इज मोस्ट सूटिंग। ऑप्शन बी इज मोस्ट करेक्ट,
Many sellers selling differentiated products to many buyers. Correct. Differentiated products मतलब close substitute. और many buyers and sellers तो होता ही है इस मार्केट में. Few sellers नहीं होगा, C नहीं होगा, D भी नहीं होगा. Many sellers selling identical products भी नहीं होगा. It's homogeneous. Therefore, it is not monopolistic competition. 86. Condition for equilibrium of a firm under perfect competition. हम लोग जानते हैं कि दो condition, MR equal to MC, MC cuts MR from below. Therefore, the correct option is where MR is equal to MC and also MC cuts MR from below is satisfied. That means option D is most correct. 87. A market structure in which all firms individually are price takers. सारे firm price takers है. Obviously, it is perfect competition. Not monopolistic, not monopoly, not oligopoly. 88 और 89 ये दोनों सवाल देख लेते हैं. ये लास्ट है. According to the kink demand curve hypothesis, why does the demand curve facing an oligopolist have a kink at the prevailing price level? मतलब kink होने का क्या कारण है? Elasticity refer करता है. इसका मतलब the correct option is the segment above price is highly elastic and the below मतलब kink के below it is inelastic. Yes, it is correct. ये right option है. ऑब्वियसली देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी ऐसा दिया कि पढ़ के समझ में आ जाएगा कि these options are बेहुदा options. The correct option is C. 89. A market structure in which there is only a single buyer and single seller. Single buyer, single seller मतलब it's a bilateral monopoly का definition. Please see इसके बाद वाला जो questions चालू हो गया GDP at market price पेज नंबर 21 में from 90 to लेके 100 तक these are all macroeconomics का questions. Obviously नवनीत सर जब बाद में डिस्कस करेगा तो ये डिस्कस कर लेंगे. तो this is where we end up the discussion on the September 24 वाला टर्म का इको माइक्रो वाला पोर्शन का क्वेश्चन पेपर. राइट. सो प्लीज गो थ्रू दिस क्वेश्चन पेपर. एक बार देखिएगा, हम लोग पहले भी जो बोले थे, दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 55 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस 6 चैप्टर्स. 1 से लेके 5 नंबर और 10 नंबर तक चैप्टर. करेक्ट. सो दैट्स इट फॉर द डिस्कशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा पेपर का फॉलोइंग क्वेश्चंस. थैंक यू स्टूडेंट्स.